उनके ऊपर इनके ये को इफेक्ट को देखते हैं, ठीक है। देयर इज वन थिंग कॉल्ड फ्यूमेरिक एसिड सर एंड स्क्रीन में दिख रही है। स्क्रीन में दिख रही है। देयर इज वन थिंग कॉल्ड मालिक एसिड एंड अनदर थिंग कॉल्ड फ्यूमेरिक एसिड। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है सिस ट्रांस का, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड जो होता है वो ट्रांस एसिड होता है, ये सिस एसिड होता है। सिस एसिड का मतलब it is going to look like this: C double bond C O OH, C double bond O OH, H or H. This is maleic acid. Cis configuration, ठीक है। दोनों बल्कि ग्रुप एक तरफ है, that's cis configuration, and then we have trans configuration, which is like this. ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। अभी इन दोनों के वजह से क्या एसिडिटी क्या होता है या एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं ये एग्जैक्टली तो पता नहीं होगा आप लोगों को, बट जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है? H प्लस ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी एसिड है जैसे HCl है, ये वाटर में डालने पे कंप्लीटली अगर डिसोसिएट कर जाता है H प्लस एंड Cl माइनस में, तो वी कॉल इट स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। और अगर ये कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट करता है तो वी कॉल इट वीक एसिड। वीक एसिड में भी कुछ चीजें स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, कुछ चीजें बहुत वीक हो सकती हैं। दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन कि कितना H प्लस, कितने मॉलिक्यूल्स बेसिकली ब्रेक हो रहे हैं आउट ऑफ 100। किसी में 80 हो सकते हैं, किसी में 20 हो सकते हैं। जिसमें 80 हो रहे हैं दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड, जिसमें 20 हो रहे हैं वो वीकर एसिड है, जिसमें 40 हो रहे हैं वो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट रहेगा, स्ट्रॉन्गर देन 20% dissociation and weaker than 80% dissociation. Are we getting this point? हेलो, ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? अभी देखिए इन दोनों एसिड्स में दो दो ऐसे हाइड्रोजन हैं जो कि निकल सकते हैं, ठीक है। क्या है? दोनों एसिड में मालेइक एंड फ्यूमेरिक दोनों के अंदर में ये टेंडेंसी है, बोथ आर डाइबेसिक एसिड्स। This is trans configuration, but and both are dibasic acids. Dibasic acids, ठीक है। सर टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वाला, टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वाला। अभी जनरली होता क्या है कि अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तो वही बनता है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबिलिटी देता है सिस्टम को, ठीक है। अब उसका कंसीक्वेंस क्या होता है? उसका कंसीक्वेंस ये होता है कि अगर कोई हाइड्रोजन जो कि एसिडिक है और वो अगर इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग में, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग में, तो उसको ब्रेक करके निकाल पाना इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू व्हेन इट इज इन इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एम आई मेकिंग सेंस? It will be difficult for an intramolecular H bonding bonded hydrogen atom to be removed in form of H plus compared to a hydrogen which is intermolecular hydrogen bonded. Am I making sense? अथर सामंत एंड हर्षित? यस। हाँ, तो आप लोग को यस बोलना पड़ेगा जब समझ रहे होंगे।
मुझे नहीं पता समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो ना, तो यू विल हैव टू टेल यस, ठीक है? मैंने नोट करा था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा। तो अभी इसमें होता क्या है कि यस अभी फर्स्ट एसिडिटी को जनरली या फर्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ एंड सेकेंड एसिडिक स्ट्रेंथ, इनमें से एक हाइड्रोजन पहले निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन ऑब्वियसली उसको फॉलो करेगा। अब कौन सा पहले निकलेगा यहाँ पर वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेंथ अगर हम अदरवाइज देखें तो both hydrogens are equivalent. Similarly, these two hydrogens are equivalent, and therefore इन दोनों में से कोई भी पहले निकल सकता है, ठीक है? या फिर इन दोनों में से कोई भी पहले निकल सकता है। सो पहला वाला जो हाइड्रोजन निकलता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एसिडिटी, फर्स्ट बेसिसिटी एंड देन सेकेंड बेसिसिटी, ठीक है? अब यहाँ पर ऐसा होता है मालेइक एसिड के अंदर कि मालेइक एसिड का फर्स्ट बेसिसिटी जो होता है, यानी फर्स्ट हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट, दैट हैपेंस मोर इजीली कंपेयर टू फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है? First acidic replacement or first basicity of maleic acid is greater than fumaric acid, whereas second basicity or second acidic hydrogen removal, ठीक है, और second acidity of fumaric acid becomes greater than that of maleic acid, ठीक है? तो first better वाला हाइड्रोजन ये इजीली निकलता है फ्यूमेरिक एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है? बट दूसरा वाला हाइड्रोजन जो है मालेइक का, वो इसके दूसरे वाले के कंपैरिजन में काफी लेट से निकलता है या ज्यादा डिफिकल्टी से निकलता है। Which point not understood? अभी पॉइंट नॉट अंडरस्टूड नहीं, अभी आई एम पोजिंग क्वेश्चन। दिस वाज सर वो आपने बोला ना अभी कि फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा नहीं, ये समझाया, easily basic। अरे समझाया नहीं है भाई, ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। Why? That is what something which we have to explain. Wait, let me write the question first. Now the question over here is question number first basicity yes, better than yes, however basicity is better than merit, turmeric, turmeric
is better than maleic. Explain. अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब सुन लो, ठीक है? सी, what happens is maleic acid के केस में this transition takes place. मैं यहाँ पर इसको हटा करके फिर से बना रहा हूँ माleic. ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये फ्यूमेरिक और माleic का नॉर्मल डायग्राम बना लेना. This is maleic and this is fumaric. ठीक है? Clear है? Now the explanation lies in the fact that maleic वाले में जो changes होंगे, that is going to happen like this. C double bond O H C double bond O OH इधर से C O H and there will be a hydrogen bonding between these two atoms, this oxygen and this hydrogen. ये है मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है? नाउ यहाँ से ये मूव ऑन करेगा. पहला वाला H प्लस निकला, ये वाला H प्लस निकला, तो क्या हो गया? C सिंगल बॉन्ड O. अरे क्योंकि एसिड है इसलिए निकल गया. क्यों निकलेगा? उसको घूमने का मन किया इसलिए बाहर गया, फिर आएगा. HCl में से H क्यों निकलता है? ऑब्वियसली रिएक्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट थोड़ी नहीं है. हाँ ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस अब तुझे थोड़ी बात है. ठीक है? इट हैज टू गेट इनटू सम सॉल्यूशन और विद समथिंग एल्स, जब उसको वो अपना H देना पड़े, वो हवा में तो नहीं देते रहे. ठीक है? हाँ, अगर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया तो हो सकता है हवा को भी दे दे, बट दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स स्ट्रेंथ, राइट? अदरवाइज ऑब्वियसली हवा को ले पाने की कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर नहीं दे पाएगा. सर वो H प्लस वाला क्या बता रहा है, मतलब अच्छा H प्लस वाला बता रहा है कि इसमें से एक H प्लस माइनस हो गया, तो अगर ये H प्लस निकल जाएगा या ये वाला, यही वाला निकलेगा ना, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये निकलेगा नहीं, तो ये अगर निकल गया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और फिर ये दोनों के ऊपर वो माइनस चार्ज रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इज दैट ओके? यस सर. ये बात पक्के से समझ में आ गई ना? हाँ सर. वेरी गुड. तो दूसरी बात सुनो, ये क्या बात सुनो. ठीक है? सो अभी क्या है कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बिल्ड हुआ वो यहाँ पर भी ट्रांसफर होएगा. ठीक है? कहाँ पे? कहाँ राइट वाले में आ गया? अरे यहाँ पे छूट गया है. कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन. ठीक है? उसमें छूट गया, अभी आ गया. तो अभी आप लोगों को मुझे ये बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा कि यहाँ वाला स्ट्रॉन्ग होगा? विच वन इज स्ट्रॉन्गर? सर फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला, मैं सब पूछ रहा हूँ. हाँ, यहाँ पर ये पहला वाला हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पर ये दूसरा वाला हाइड्रोजन, विच इज गोइंग टू बी मच स्ट्रॉन्गर? टेल मी.
फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्गर होगा। वेरी गुड। एनी अदर गेस? तो तुमने फर्स्ट वाले को ऑप्ट किया, हो सकता है कोई और सेकंड वाले को ऑप्ट कर दे, हो सकता है कि नहीं? भाई डू यू थिंक कि ऑप्ट करना सिर्फ आप ही का ही राइट है? हाँ, एक ही गेस करना है। दो गेस करने से क्या फायदा, दो ही ऑप्शन जब है। हाँ बताइए, फर्स्ट वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, सेकंड वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? अथर्व देश पांडे का कॉल आ गया है, he is saying कि first one is more stronger. What is your point of view, guys? Sir, thinking, sir. Okay, let me know once you have think. I mean, once you have thought about it. Both of you. न्यूमेरिक बना रहा हूँ मैं यहाँ। यही ओरिजिनल है ना? ये वाला क्या? हाँ, ऊपर बनाया था, अभी नीचे बना दिया। सही है, इतने से मैं कंफ्यूज हो गया। सर मेरे हिसाब से सेकंड वाला लग रहा है। हमारे सेकंड हिसाब वाला। से सेकंड वाला लग रहा है। अथर्व सामंत, तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है भाई? अब सारे लोग एक एक करके अपना रीजन भी बताएंगे। I want to hear it clearly from all of you. हाँ जी, सामंत। Sir, हाँ. सर हाँ नहीं, सर ना। आंसर बताइए। Sir, वो second one में मतलब सर वेरी हाइड्रोजन बॉन्ड उसके अंदर जाता है। ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों भाई? अब तो मेरी इच्छा हो गई कि मैं रीजन भी पूछ ही लूँ आप लोगों से। सर मतलब बोलिए। मैंने सर वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर बिकॉज उसमें से दो मतलब कि दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर सर मतलब कि उसके अराउंड, हाइड्रोजन बॉन्ड के अराउंड, जैसे आपने बताया था कि बाकी बॉन्ड्स नीचे जाते हैं, तो फिर सर लेस नंबर ऑफ, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद सर हाइड्रोजन बॉन्ड में तो जो एक बॉन्ड घटा है उस बॉन्ड का एनर्जी मतलब कि ओके, कौन सा बॉन्ड घट गया है भाई? ये वाला बॉन्ड घट गया। हाँ सर, एक हाइड्रोजन चला गया ना सर, हाँ। तो फिर नंबर ऑफ बॉन्ड जो है सर में एक कम हो जाएगा, तो फिर सर मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड के
मतलब कि उसके मतलब कि आजू बाजू में कब कौन से बताया बॉन्ड था है? मैंने यार? सर आपने वो कंपैरिजन में बताया था कि बाजू अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो फिर उसके बाजू वाले बॉन्ड वीकर हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसके बाजू वाले बॉन्ड वीकर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीकर हो गया, चलो मान लीजिए। तो उससे ये वाला कैसे स्ट्रांग हो जाएगा? ये बना तो ये वीक हो हाइड्रोजन गया। हाँ, तो फिर एक हाइड्रोजन घट जाएगा तो फिर एक बॉन्ड कम हो जाएगा और फिर जो वीकनेस है वो वापस गेन हो जाएगा। वो वापस वो पूरे मतलब कि ना हो पाएगा, बिल्कुल ना हो पाएगा। चलिए सामंत आप बताइए। सामंत, हाँ सर। एक्सप्लेनेशन। सर वो सेकेंड वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर। वाई? सर क्योंकि सर लास्ट लेक्चर में क्या था ना कि ये क्या का मतलब अगर मतलब बोलिए। यस, सर आई एक एम मिनट सर फिर आई एम वेटिंग फॉर इट। हाँ जी, सर हाँ एक मिनट सर सर। आपका कहाँ तक कॉन्टेक्ट था? सोचने का। हाँ भाई, सोचने का पहले से करो बहुत सारा स्केलर ही कम तो वो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मांगते हैं, इसकी वजह से ज्यादा काम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और अभी अगर वो हाइड्रोजन चला गया तो केवल हाइड्रोजन तो पहले वाला कर। और अभी क्या सोच रहे हो? अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक तो क्या आया आंसर? अभी भी सोच ही रहे हो? सोच लो, कल रीजन डिस्कस सर करते हैं। हाँ बोलिए ना। सर मतलब मैंने जो रीजन बताया था सर वो फर्स्ट के लिए एक्चुअली ज़्यादा उसका हाइड्रोजन ज़्यादा है बिकॉज उसके बाजू वाले बॉन्ड ज़्यादा मतलब एक नंबर ज़्यादा है तो फिर वीकर ज़्यादा होगा और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। फर्स्ट वाले का। हाँ तो फिर फर्स्ट वाले का हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक पर क्या सोचा आपने? सर मुझे पहले पूछना है कि जब वो हाइड्रोजन चला जाता है तो आपको ऑक्सीजन से क्या होता है? कौन से ऑक्सीजन पे? ये भी मैं ही बताऊं? सही है। HCl में से ये हाइड्रोजन चला गया तो Cl पर क्या इफेक्ट होता है? वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा? ऑसम। उसके आगे क्या होगा मैं ही से थोड़ी बताऊंगा, तुम अपना दिमाग कब यूटिलाइज करोगे? बस से जो बंद रखने के लिए रहा है। तो now when I have already explained everything, you should be able to visualize what type of system is it generating, what is happening, what is not happening. इनफैक्ट मैंने तो सारी चीजें लिख दी हैं यहाँ। अब इसके बाद तुमको बचा है बस ये है कि एक्सप्लेन करना, वो भी नहीं कर रहे हो तुम लोग।
हाइड्रोजन के निकलने के बाद यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, will it form conjugation? Negative charge, sigma bond, pi bond, will it form conjugation? Resonance, conjugation, will it do or not? Yes, sir. If it is conjugating, It will do, sir. it will do. What type of oxygen is this? What is hybridization of this hydrogen? Oxygen. Before this hydrogen has left, that is in this first structure or in first hydrogen bonding, the oxygen, the double bonded oxygen is what type of, is having what type of hybridization? sp2. It is having sp2, वो वाला नीचे वाला ये वाला है ना। कॉन्जुगेशन के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? Will it be same or different? Sir, different. Different, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। It's no more a double bond. हाँ It is 1.5 Yes. bond. Between single bond and double bond हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन भी between sp3 and sp2 हो जाएगा। Yes. sp2 से ये कहाँ आ गया? Between sp2 and sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इसके चेंजेस आएंगे? Which one will have higher? First one or second one? Which one will have higher electronegativity? फर्स्ट वन First one. Second one will have lower electronegativity. So which hydrogen Yes. bond will be stronger? डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तब, या डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तब? कम होगी तब. कम होगी तब, सो दैट वो इजीली डोनेट कर पाए। तो हाँ. सेकेंड वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया, ठीक है। वीकर हाइड्रोजन Yes. बॉन्ड से अगर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड पर हम आ रहे हैं किसी एक बॉन्ड के ब्रेक होने से, तो दिस इज अ मोर फेवरेबल सिनारियो। इसकी वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। ये अगर स्ट्रॉन्गर हो गया मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इसके कंपैरिजन में और नीचे आ जाएगी। Am I making sense? यस Yes, sir. Understood. Very good. So that is the reason why this is becoming more acidic compared to this one. यहाँ पर ऐसे कोई इंट्रामोलिकुलर बन नहीं रहा है, जो भी बन रहा है इंटरमोलिकुलर बन रहा है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर सेकेंड वाला जब हाइड्रोजन के तोड़ने की बारी आती है तो इसका पोटेंशियल नीचे आया हुआ था। अब इसमें से जब इसको तोड़ना होगा तो पहले पोटेंशियल को ऊपर लेवल तक ले जाना होगा मुझे। दैट विल रिक्वायर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी। उसके बगैर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा नहीं, और जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा नहीं ये हाइड्रोजन फ्री नहीं होगा निकलने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर हम देखते हैं तो पहला वाला जो है इंटरमॉलिक्यूलर में है, इंट्रा नहीं है, ठीक है। और ये वाला फर्स्ट वाले के ब्रेक होने के लिए ये एक सपोर्टिव एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये इजीली निकल गया। वो इजीनेस यहाँ पर नहीं आएगा, जिसकी वजह से यहां से पहला वाला एच का निकलना भी इट विल बिकम अ स्लाइटली डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, कंपेयर टू द मालेई। व्हेन इट कम्स टू सेकेंड वन, अब चूंकि इंट्रामोलिक्यूलर तो यहाँ फॉर्म हो नहीं रहा है, जो भी है इंटर ही है, तो इसके ऊपर इसके ऊपर कोई भी किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं है, जो है इंटरमोलिक्यूलर वाला अटैचमेंट है। और इंटरमोलिक्यूलर तो पूरे मॉलिक्यूल का हर जगह पे फॉर्म रहेगा, वो इसमें भी फॉर्म रहेगा, इसमें भी फॉर्म रहेगा, ठीक है। देयरफॉर सेकंड वाले का रिमूव होना, यहाँ पर सेकंड एसिडिटी जो स्पेसिसिटी जो होगी
that will be much easier, or we can have it by supplying very small amount of energy. Whereas यहाँ पर हमको significant amount of energy दे करके पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, then only this will become a basic hydrogen. I mean acidic hydrogen. Otherwise, it will not behave as a acidic hydrogen. Is that okay? That is how we Yes. explain the order of basicity or acidic strength in maleic and fumaric acid. Basicity of maleic acid बोल ले या first acidic strength भी बोलते हैं इस चीज, क्या बोलते हैं? First acidic strength. सर तो दोनों डायबेटिक एसिड्स तो है, बिल्कुल, Yes, sir. बट हम लोग बोल सकते हैं कि पहले का फर्स्ट वाला एसिड ज्यादा था, बिल्कुल, तो उसका सबसे स्टेबल हाँ, उससे जो फॉर्म बना that is more stable. It is having lower potential energy sum, and therefore this is easily able to lose its first H compared to that of fumaric, जिसमें ऐसी कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाले पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है? When it comes to second acidity, second H to be acidic, H to be removed, fumaric does not have any extra assistance or extra stability, therefore it loses in a simple manner, whereas this structure has become more stable, and therefore it will first require some amount of energy in order to relieve its hydrogen. Is it okay? From hydrogen bonding, and then only H can get donated as acidic hydrogen. Am I making sense? Yes. Sir, I didn't understood the first acidic strength. हाँ, you could मतलब not. वो कैसे बड़ा होता है? You could not. Right? आपको नहीं Yes. समझ में आया ना? नहीं सर. Okay. See, what I am saying is, यहाँ से इसको H को टूटना है तो हमको एनर्जी देनी होगी, बॉन्ड टूटना है तो हमने एनर्जी दिया. अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर भी हमको एनर्जी देना है, वो एनर्जी हमने दिया, ये टूट गया. मान लो दोनों जगह पे 5-5 जूल एनर्जी मैंने दिया और दोनों टूट गया. यहाँ पर जब इस फॉर्म में आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, इसके कंपैरिजन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम है, ठीक है? कम है मतलब हमने यहाँ पर 5 जूल एनर्जी दोनों को दिया तो ये हाइड्रोजन टूटे, ठीक है? और इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी लेवल, उसके कंपैरिजन में मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट विल बी लोअर. लेट अस अज्यूम ये 2 यूनिट लोअर है, यानी 2 जूल लोअर है. इसका अगर 20 है तो इसका 18 है, ठीक है? तो 5 जूल हमने प्रोवाइड किया, उसमें से इस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ये वाला स्ट्रक्चर हमको 2 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया, ठीक है? तो यहाँ पर आपका नेट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी क्या हुआ? 5 - 2, क्योंकि 2 वापस आ गया. ये बात समझ में आई? Yes. ठीक है? तो कौन सा प्रोसेस ज्यादा इजीली होगा? First one. जहां पर नेट रिक्वायरमेंट कम है. Yes. नेट रिक्वायरमेंट 3 की है ना, तो हमको इनिशियली 5 देना पड़ रहा है, बट वो 2 रिटर्न भी कर रहा है. यहाँ पर 5 दे दिया आपने, रिटर्न कुछ नहीं मिला. इज दैट ओके? सर मैं और कंफ्यूज हो गया, मतलब अपने एंड में जो बोला. एंड में जो बोला उससे और कंफ्यूज हो गया. पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन क्या है? देखिए, मेरा पॉइंट सिर्फ सिंपल है, इजीली कहां पे निकल रहा है ये पता करना है हमको दोनों में से.
तो जहां पर कम एनर्जी टोटल लगेगी, ठीक है, जहां पर टोटल एनर्जी कम लगेगी किसी काम को करने के लिए, वो वाला प्रोसेस इजी रहेगा। यही होता है ना लॉजिक, ठीक है। जैसे सोने में कोई एनर्जी नहीं लगती है, तो दैट इज द इजी वर्क टू डू। दौड़ना मुश्किल काम होता है क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है। एम आई राइट? यस सर। हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए दोनों जगह पर 5 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, इसको और इसको, तो हमने दिया। टूटने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर हमको 2 जूल एनर्जी वापस कर दे रहा है उस 5 जूल में से जो हमने दिया उसको। तो नेट एनर्जी कितना हो गया? 3 जूल हमको देना पड़ा। ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है एक्स्ट्रा, इसकी वजह से इसने कुछ भी वापस नहीं किया आपको। तो यहाँ पर कितने एनर्जी खर्च करने पड़े आपको? 5 जूल। और यहाँ पर कितना खर्च करना पड़ा यहाँ से यहाँ आने के लिए? 3 जूल। कौन सा काम हाँ इजीली हुआ? 3 जूल वाला। ठीक है, ओवर एंड आउट। सर तो अगर मतलब अगर ऐसा रहे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्ट्रक्चर्स का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल था और हमने 5-5 जूल दोनों को दिया, तो फिर जो सेकंड मतलब जो हाइड्रोजन निकलने के बाद वाला स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट के लिए मलाइक एसिड के लिए 18 जूल है और रहेगा। सेकंड हाँ, हाँ और फिर के लिए 20 जूल 20 है। जूल रहेगा, तो फिर वो 2 जूल वापस आ जाएगा, तो फिर 3 ही जूल नेट उसको लगेगा। फ्यूमेरिक के लिए 20 रह जाएगा इसका पोटेंशियल, और इसके लिए 18 हो जाएगा। इनिशियली हाँ इसका 15 था और इसका भी 15 था। एक्चुअली दोनों का बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा? इसका 15 जूल है तो इसका रहेगा 25 जूल, ठीक है। इसका पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। यस अब दोनों को 5-5 जूल दिया आपने, तो इसको टोटल 20 जूल हो जाना चाहिए, बट इसमें ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने की वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी 18 जूल ही हो पाया, ठीक है। दिया आपने 5 जूल, इसमें से ये 2 जूल आपको रिटर्न कर दिया, इसकी वजह से इसने टोटल एक्सेप्ट आपसे कितना किया? 3 जूल, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यस सर। 25 में आपने 5 दिया तो इसका 30 हो गया, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल की नेट वैल्यू जो है ना, दे आर इररिलेवेंट टू अस, दे आर ऑफ नो यूज टू अस, वी डोंट बॉदर अबाउट देम। व्हाट वी बॉदर अबाउट इज दिस चेंज, दिस इज मोर सिग्निफिकेंट और इट हैज मोर मीनिंग, it carries more meaning compared to these absolute values of potential, ठीक है। रीजन ये होता है कि ये एक तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं आप किसी को सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इररिलेवेंट बोलते हैं क्योंकि हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। ये तो बताने के लिए मैंने बता दिया तुमको ना, क्योंकि तुम इसके अलावा किसी तरीके से समझ नहीं पाओगे, तो वो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज ये वैल्यू जो है ये असाइन नहीं हो पाती है क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हम हमेशा किस टर्म्स में बात करते हैं? चेंज इन एनर्जी के टर्म्स। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ सर सर मैं वही बोल रहा था कि वो नेट चेंज जो होगा वो 3 जूल होगा और एक का 5 जूल होगा ना। हाँ, वही तो मैं भी कब से बोल रहा हूँ। तो ये वाला इजीली हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब व्हेन वी कम फ्रॉम हियर टू हियर, हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए 5 जूल ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 2 जूल पहले से नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देना पड़ेगा? मुझे 7 जूल देना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर से कितना देना होगा? 5 ही जूल देना होगा।
Is that okay? Yes, sir. Very good. So we understood this. सर वो एक्स्ट्रा एनर्जी अगर वो जिससे वो वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसके अंदर आई थी उसको काउंटर करने के लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ बोलिए ना। ये ये क्यों नोट करना है? ये नोट कर लिया ना तुमने यहाँ पर, तो मेरी का ये वाला कॉपी कर ले। You have this Cairo acid peroxy linkage, ठीक है? Now here what happens is first acidity of Cairo acid is quite good, but second acidity is poor because of hydrogen bond. What happens here? First acidity is because of this hydrogen, and second acidity comes because of this hydrogen. इस फॉर्म में जब रहता है वो, दिस इज कॉल्ड कैरो एसिड, दैट इज अ पेरोक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड में ये पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। Is that okay? इसमें से ये वाला H जो होगा, ये वाला H, that won't be hydrogen bond, I mean intramolecular hydrogen bonded, इंटर तो रहेगा, इंट्रा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये फ्री रहेगा बाहर निकलने के लिए। और वो बाहर भी निकलता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा है मैंने इसके और इसके, इस सेगमेंट और इस ऑक्सीजन के बीच, ठीक है? अब 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 ही में फॉर्म हो रहा है, दिस इज स्ट्रेन बट गेट इट फॉर्म्स, ठीक है? जनरली 5 में नहीं फॉर्म करता है साइक्लिक रिंग में, बट यहाँ पर 5 में भी फॉर्म कर रहा है। Why it is happening so? Sulfur has to play some role in it, ठीक है? मैंने पहले बोला कि पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि 5 मेंबर रिंग जो होते हैं जनरली स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वहां पे प्लेनर सिस्टम फॉर्म नहीं हो पाता है, एंड देयरफॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन, स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, राइट? और कार्बन वाले सिस्टम्स के लिए ये ट्रू है, ठीक है? यहाँ पर ये 5 मेंबर में ही फॉर्म हो रहा है, तो सुपरफिशियली जैसे ही हम सोचेंगे, हमको लगेगा यार क्या सर आपने उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया, ठीक है? जब अंदर घुस के सोचते हैं हम, तो व्हाट हैपेंस इज सल्फर का साइज जो है बड़ा सा है कंपेयर टू कार्बन, ठीक है? या ऑक्सीजन फॉर दैट मैटर। तो अब बड़े बॉल के ऊपर सेम एंगल पे चीजें बनी हुई हो, देयर विल बी मोर फ्रीडम। छोटे बॉल पे अगर सेम लेंथ की बनी हुई हो और इससे अटैच्ड और कुछ आगे जुड़ी हुई चीजें हो, तो स्पेशियल डिस्टेंस सेकेंड या थर्ड एटम के बीच में जब वो बड़े एटम के ऊपर जुड़ा हुआ होगा, दैट विल बिकम स्मॉलर। एम आई मेकिंग सेंस? ठीक है? बट सेम क्लोजनेस पर आने के लिए अगर छोटे वाले पर बना हुआ है तो इट विल बिकम मोर स्ट्रेन, ठीक है? दैट इज वेयर दीज थिंग्स चेंजेस। बड़े एटम्स अगर होते हैं तो 5 मेंबर्ड रिंग भी many times stable होते हैं। We have such examples. One is this, there are going to be more. सल्फर के अलावा फास्फोरस के भी केस में होता है, ठीक है? So it's not
सुपरफिशियल और बड़ी चीज, हाँ, बट ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन के रिलेटेड अगर रहेगा तो इट विल ऑलवेज हैपन कि 6 मेंबर्ड रिंग्स आर गोइंग टू बी ऑलवेज, अगर 6 मेंबर्ड फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तभी वो स्टेबल होता है, 5 मेंबर्स पे स्टेबल नहीं हो पाता। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो फ्यूमेरिक मालिक के हिसाब से ये हाइड्रोजन जब निकल गया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, या इट विल एटलीस्ट बिकम अ गुड डोनर कंपेयर टू करंट एबिलिटी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड Yes, sir. स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस वाले के कंपैरिजन में, यानी इसकी एसिडिटी नॉर्मल के कंपैरिजन में बेटर हो जाएगी। अगर ये नहीं होता इंट्रामॉलिक्यूलर तो इसकी जो नॉर्मल एसिडिटी रहती उसके कंपैरिजन में इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। या अगर हम H2SO4 के साथ कंपेयर करें इसको, तो H2SO4 के कंपैरिजन में इसकी फर्स्ट एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, H2SO4 में इस तरह का कोई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता है, तो इसकी वजह से H2SO4 में क्या होगा, no such concession will be there. Am I making sense? फर्स्ट से सेकेंड यानी फर्स्ट एसिडिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। हाँ, ठीक है। अब सेकेंड में आ गया तो ये सेकेंड वाला हाइड्रोजन जो है, ये चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो इसको पहले फ्री करना होगा मुझे, तब ये टूटेगा। H2SO4 में क्या है, ऐसा कोई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, तो H2SO4 का सेकेंड एसिडिटी जो होगा दैट विल बी बेटर देन second acidity of caro acid, whereas first acidity of caro acid is going to be better than first acidity of acidic strength of sulfuric acid. Am I making sense? Is quite good compared to यहाँ पे you can complete this sentence. Sulfuric acid is better than first acidity of sulfuric acid, but second acidity of chiro acid acidity of chiro acid is poor compared second acidity, second acidity नहीं होता, second acidity strength। ठीक है,
Next thing is this is something called note कर लो. We are comparing this behavior of this and of sulfuric acid. Where intramolecular hydrogen bonding is playing some role in deciding the acidic strength, relative acidic strength. You just have to wait and watch. वेट भी नहीं करना है, वो इंस्टेंटेनियसली इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. It is only compound, chloral hydrate is only compound where two hydroxyl groups are stably placed on a single carbon. ठीक है, stably placed मतलब ये कंपाउंड स्टेबिलिटी के साथ लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है. Am I making sense? हेलो, Yes, sir. clear है? Now what is the reason behind it? The reason behind it is this intramolecular hydrogen bond between chlorine atom and hydrogen attached to O. There is formation of two intramolecular hydrogen bond and this provide enough stability. This provides enough stability so that this molecule can exist. ठीक है, otherwise ये immediately break कर जाता है in order to form the carbonyl bond. Making sense? Yes. Okay. नोट कर लीजिए. सर वेरी गुड. आपने नोट किया? ये भी नोट कर लो. Acetylene has possibility of forming hydrogen bond. Acetylene का H ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में इवन सी ट्रिपल बॉन्डेड एसिटिलीन जो होता है, दिस हैज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन. मतलब इसके अंदर भी पोलैरिटी सिग्निफिकेंट अमाउंट की बिल्ड हो जाती है सो दैट ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह का ऑलमोस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड के एनर्जी के लेवल का बॉन्ड इंटरेक्शन फॉर्म कर लेता है. एक्चुअली इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड के बराबर की एनर्जी होती है, डाइपोल डाइपोल से ज्यादा एनर्जी रहती है, सिग्निफिकेंटली ज्यादा रहती है. देयरफॉर वी कैटेगराइज इट इनटू कहाँ पे हाइड्रोक्सिल. हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल नॉट मच डिफरेंट. इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने क्या क्या देखा? व्हाट आर द इफेक्ट्स वेयर इट इज प्लेइंग रोल? डिसाइडिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड सॉल्युबिलिटी, थर्ड एसिडिक इफेक्ट और एसिडिक स्ट्रेंथ. ऊपर का नोट किया आपने? So you guys just note it.
एंड आखिरी में डिहाइड्रेशन टेंडेंसी ऑफ एनी मॉलिक्यूल विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और लास्ट एग्जांपल दो। सो अब बेसिकली ये है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन कहीं पर आता है तो एक इंडेक्स आपका क्या होगा, फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू स्टार्ट, मास कंपैरिजन, देन उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए डायपोल डायपोल या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम देखेंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है एग्जिस्ट तो फिर जनरली उसका हाई हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर है तो, इंट्रा है तो बहुत लो हो जाएगा। ठीक है। Similarly, solubility, acidic strength and dehydration. अब acidic strength में मास वगैरह नहीं होता है फैक्टर, तो इस टाइप की चीजें जो है वही मतलब बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो रहेगा, these are the पैरामीटर्स जो solubility, acidic strength and dehydration tendency के अंदर में हम चेक करेंगे। ओके सर हाँ बोलिए ना। सर एक बार आप वो क्लोरल हाइड्रोक्सिल का एक बार जस्ट डायग्राम दिखा सकते हाँ भाई तो हैं? डन सर। नोट किया ये नीचे वाला। हाँ सर। अथर, are you saying something? सर नहीं नोट हो गया वो। Okay, so क्या है ये, एक हमारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की सराउंडिंग है, उसके बीच में जो स्पेस है उसमें आकर के सॉल्यूट पार्टिकल सेट कर गया, दैट मींस सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड इट इज आई मीन ऑब्वियसली सिंगल पार्टिकल आकर के बहुत सारे पार्टिकल्स के बीच में बैठेगा तो इट बिकम्स इनविजिबल, माइक्रोस्कोपिक हो जाता है, इसलिए दैट बिकम्स इनविजिबल। तो यहाँ पर डिसअपियरेंस से मतलब है और इट बिकम्स सिंगुलर, और सिंगुलर होने पर इट बिकम्स माइक्रोस्कोपिक एंड हेंस इट गेट डिसअपियर। नाउ ये जहां पर फेनोमेना होता है डिसअपियरेंस, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ सॉल्यूट, नेकेड आई विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, दैट थिंग इज नोन एज परफेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है। अदरवाइज देर आर गोइंग टू बी कोलाइडल, फिर उसके बाद सस्पेंशंस एंड मिसल और भी टाइप्स होते हैं, तो दे आर गोइंग टू बी डिस्कस सेपरेटली मे बी इन सॉल्यूशंस एंड इन सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर्स। मिसल्स, हाँ मिसल नहीं, मिसल, MISEELL, ठीक है। सो सस्पेंशन, कोलाइडल, मिसल, ये सारे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में प्राइमरली पढ़ेंगे एंड सॉल्यूशन से एक चैप्टर है उसके बारे में और चीजें पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर बेसिकली वी आर लुकिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेकेंडरी बॉन्डिंग। ठीक है। We have noted it down. This process of homogeneous mixing with disappearance of solute is known as dissolution. The substance or component which disappears into other is known as solute. The substance or component whose phase or physical state is carried into the solution is known as solvent. जो disappear हो जाता है intermolecular gaps of दूसरे substance, that is called as solute, and जो अपने स्टेट को मेंटेन रखता है, ठीक है, that substance is known as solvent.
नहीं रखता, ठीक है। सॉल्यूट अपने स्टेट को मेंटेन नहीं रखता है, अगर रख लेता है तो दैट्स जस्ट मेयर कोइंसिडेंस, ठीक है। बट द आइडिया ओवर हियर इज सॉल्यूशन जो फॉर्म होएगा आपका दैट विल कैरी द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब ऐसा होता है कि दोनों लिक्विड ही हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, बट एक सॉलिड एक लिक्विड है तो जिसका स्टेट कैरी हो रहा है, अगर सॉलिड का स्टेट कैरी हुआ तो सॉलिड विल बिकम द सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर लिक्विड का स्टेट कैरी हुआ तो लिक्विड विल बिकम द सॉल्वेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, दैट्स अ सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है वो, उसका स्टेट क्या है, सॉलिड है लिक्विड है, सेमी सॉलिड मोर ऑफ सॉलिड, तो उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, कैन वी कॉल द लिक्विड यूज्ड एज अ सॉल्वेंट? नो, over there solid is the solvent, the state of solid is being carried forward. शुगर सिरप पता है हम लोगों को? Yes. What I said is solute and solvent कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, जिसका फेज सॉल्यूशन में कैरी होता है, सॉल्यूशन का जो फेज होता है वो फेज जिस कंपोनेंट के साथ मैच करता है, और उसमें भी जैसे अब दो लिक्विड्स हैं और एक सॉलिड डिसॉल्व हुआ है दो लिक्विड में, और फाइनल सॉल्यूशन जो है मेरा वो लिक्विड स्टेट में है, तो उसमें से सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, ऑब्वियसली टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं तो 2 सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जो लिक्विड वाले स्टेट वाले 2 कंपोनेंट है ना, उसमें से जिसका रिलेटिव प्रेजेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है। रिलेटिव प्रेजेंस मे बी मोल फ्रैक्शन हो सकता है, यू कैन कंपेयर इट बाय मोल फ्रैक्शन और काउंट ऑफ एटम्स, जिसका ज्यादा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, और बाकी कंपोनेंट जो रहेंगे दे विल ऑल बिकम सॉल्यूट। इज इट ओके? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। Yes. वेरी गुड। सॉल्यूट के अंदर जनरली क्या क्या टाइप्स के बॉन्ड हो सकते हैं, सॉल्वेंट के अंदर क्या क्या टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं? सॉल्यूट कैन हैव आयनिक बॉन्ड, दे कैन हैव पोलर बॉन्ड्स एज वेल, कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट में पोलर और नॉन पोलर। सॉल्वेंट जो होगा जनरली आयनिक बॉन्ड वाला नहीं होता है, बट हो भी सकता है, यू नेवर नो। आयनिक बॉन्ड वाला होगा तो इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट टाइप, जैसे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, NaCl और CaCl2 अगर है तो इन दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं और हीट करते हैं, मेल्ट होकर के, और फिर से ये रिक्रिस्टलाइज करते हैं, और उस रिक्रिस्टलाइजेशन में दे आर गोइंग टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। एक के बीच में दूसरे की लैटिस फंसी हुई होगी एंड दैट क्रिएट्स अ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरली इनके बारे में हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वी आर मोर इंटरेस्टेड इनटू पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्विंग द आयनिक और पोलर सॉल्यूट्स, ठीक है। दूसरा कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें रहेगा नॉन पोलर, जो है वो नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व रहेगा। नॉन पोलर वाला कभी भी आयनिक या पोलर को डिसॉल्व नहीं करता है, और ना ही नॉन पोलर वाला पोलर सॉल्वेंट में जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज जनरली रिडंडेंट रहती है हमारे स्टडीज में, वी आर नॉट वेरी मच एंथुसियास्टिक अबाउट, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट लेवल की जाती है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में ज्यादा हमको पढ़नी है। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन जो होगा वो सॉलिड फेज का ही रहेगा, तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का पार्ट ज्यादा हो जाता है रादर देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। पढ़ना उसके बारे में भी है बट नॉट एट दिस स्टेज। वी आर मोर इंटरेस्टेड इनटू डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्यूट और पोलर सॉल्यूट इनटू पोलर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में रहता है, और नॉन पोलर सॉल्यूट इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होएगा और ना ही ये इसमें डिसॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सी,
As I said, before mixing, the solute particles will have certain kind or will be exhibiting some interaction between among themselves, and same will be true for solvent particles. Once solute and solvent particles are mixed, the interaction between the bulk of solute particle and that of solvent particles disintegrates. That is, solute के अंदर में जो भी solute particles के बीच के intermolecular interactions होंगे, that will be given away, and a new type of interaction, that is between solute and solvent interaction, will start appearing. ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, दुनिया में हर चीज क्या करती है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करती है, राइट। तो पुराने वाले बॉन्ड्स की जो एनर्जी होगी, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट के बॉन्ड्स की जो एनर्जी होगी, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो एनर्जी रहेगी, इन दोनों के कंपैरिजन में, जैसे एक इसका टूटा एक इसका टूटा, तो क्या बनेगा, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट का इस तरह के दो पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी अगर ज्यादा होती है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, इन जनरल, तो देन आवर फॉर्मेशन विल पॉसिबली टेक प्लेस, ठीक है, तब ज्यादा स्टेबिलिटी हमको मिलेगी और तभी मेरा फॉर्मेशन स्टेबल होगा। अगर ये चीज फुलफिल नहीं होता है, ये कंडीशन एनर्जी वाइज फुलफिल नहीं होता है, हेलो हेलो हर्षित, आपको आवाज आ रही है मेरी? हर्षित, अथर्व, ओके, एक एक पेयर ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और एक पेयर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ब्रेक हो, एंड उससे दो पेयर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्रिएट होगा। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, अगर इस फॉर्मेशन में इसकी एनर्जी या इसकी स्टेबिलिटी, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी या तो कम हो, ठीक है, या फिर एक दूसरा कंडीशन होता है वो मेट हो। जनरली अभी आप स्टेबिलिटी के हिसाब से नहीं सोचो, उससे हमारे काम हो जाएंगे, बाकी जो सोचना होगा दैट विल मेंटेन when we are dealing with solution, ठीक है, after reading thermodynamics, ठीक है। अभी आप पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में सोचो, इनकी पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी मिला के अगर कम होगी, तभी ये चीज फेवरेबली फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं फॉर्म होगा। Am I making sense? तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। इन दोनों के एक पेयर इसका और एक पेयर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसके कंपैरिजन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, मतलब इंटरेक्शन जो इनके बीच में होना चाहिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, राइट, कंपेयर टू एनी ऑफ दीज, ठीक है। या फिर एक के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम भी है तो दूसरे के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, सो दैट इट कैन बैलेंस इट आउट एंड स्टिल हैव अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी देन some of these two. Am I making sense? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes sir. Okay. Disintegrates and breaks down, and new interaction between solute-solvent particles are formed during dissolution. The process of dissolution can take place only if interaction energy of solute bulk and solvent bulk before mixing is smaller or equal to interaction energy of solute-solvent mixed bulk. ठीक है? Interaction energy of this and this put together is smaller than interaction energy of this. Is that okay? ये छोटी सी बहुत ही जनरल चीज है। सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर, मेटालिक एंड कोवेलेंट सॉलिड्स, लिक्विड्स पोलर और नॉन पोलर, गैसेस पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। अब
इन सब में ये होता है, ये नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा, और नॉन पोलर अगर इधर से कोई कोवैलेंट सॉलिड है हमारे पास तो कोवैलेंट बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिसॉल्व करता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिसॉल्व करता है। आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर लिक्विड्स एंड पोलर गैसेस, ये सारे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। आयनिक या पोलर कुछ भी है सॉल्यूट दैट इज गोइंग टू गेट डिसॉल्व्ड इनटू पोलर लिक्विड। नॉन पोलर लिक्विड्स के अंदर नॉन पोलर गैसेस या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स डिसॉल्व होते हैं। मेटालिक सॉलिड जो है, ये मेटालिक सॉलिड्स के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। इनका मिक्सचर जो बनता है या सॉल्यूशन जो बनता है, that happens, metallic solid can dissolve only into metallic solids, ये इनमें से किसी के साथ नहीं डिसॉल्व होंगे। जनरली कोवैलेंट सॉलिड्स भी किसी के साथ डिसॉल्व नहीं होंगे। कोवैलेंट सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स कैन डिसॉल्व अमंग देमसेल्फ only, they cannot form mixture with anything else, is that okay? मतलब एक कोवैलेंट सॉलिड दूसरे कोवैलेंट सॉलिड के साथ डिसॉल्व हो सकता है। डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो होता है उनका वो कॉम्प्लेक्स होता है। इन दोनों को हम लोग हीट करते हैं, लिक्विड बनाते हैं, फिर मिक्स करते हैं और फिर सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है। और इनके मिक्सचर जो होंगे यानी इनके सॉल्यूशन जो होंगे उनका फाइनल स्टेट जो होता है वो फाइनल स्टेट जो रहता है वो सॉलिड ही रहेगा। इट इज ओनली दीज टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, बेसिकली सॉलिड 4 टाइप के होते हैं, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैन डिसॉल्व इनटू नॉन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, whereas ionic polar or ionic solids or polar liquids or polar gases can dissolve into polar solvents, that is polar liquids, ठीक है। प्रोसेस कैसा होता है, जैसे एक आयनिक सॉलिड को मैंने लिया लाइक NaCl, NaCl को वाटर में डालते हैं हम, तो व्हाट हैपेंस इज पहले इसकी लैटिस जो होती है NaCl की लैटिस that starts disintegrating, ठीक है। It comes into contact with, basically ये पूरा chunk of NaCl है। बाहर से जो हमारा H2O का डाइपोल होगा that starts interacting with सरफेस का Na या Cl माइनस जो भी होगा उसके साथ। अगर Na है यहाँ पर तो ये वाले फॉर्म में इंटरेक्ट करेगा ये, अगर Cl है यहाँ पर तो it will interact in this, Cl माइनस है तो और Na प्लस अगर है तो ये। अब और भी आएंगे, डाइपोल में 1:1 का रिलेशनशिप रहता नहीं है। सो इस तरह से ये कॉर्नर वाले Na प्लस को 8, 10, 15 मॉलिक्यूल जो होंगे वाटर के वो सराउंड करेंगे एंड इट विल पुल इट अवे इनटू द लिक्विड, ठीक है। फिर बाकी के और भी, जैसे ही ये बाहर निकलेगा इससे तो और बाकी के जो H2O रहेंगे, जैसे ये अब यहाँ पर आ गया तो इट विल बिकम सराउंडेड लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली Cl माइनस, एक Cl माइनस को जितना बाहर से सराउंड कर सकता है सराउंड करके इट ट्राइज टू पुल आउट, एक टाइम पे पुलिंग सक्सेसफुल होती है और this Cl minus again lifts the bulk and comes out and it gets surrounded like this, ठीक है। सराउंडिंग जो डाइपोल्स की होती है that is never monolayer, it's always going to be a multi-layer process। एक it's like iron filling के ऊपर, sorry चुंबक के ऊपर you put iron filling और उसके ऊपर एक और आयरन फिलिंग या एक आयरन नेल डालो, उससे लटकता हुआ एक दूसरा आयरन नेल भी चिपका सकते हैं, ठीक है। और उससे लटकता हुआ एक तीसरा आयरन नेल भी चिपका सकते हैं। एवर एक्सपीरियंस दिस, ठीक है। yes, सिमिलरली यहाँ पे भी ये डिसोल्यूशन जो होता है आयंस का सिमिलर मैनर में होता है। इट्स नॉट अ मोनोलेयर डाइपोल इंटरेक्शन की, एक ही लेयर ऑफ डाइपोल्स चारों तरफ से सराउंड करेंगे एंड एक स्फीयर बन गया एंड इट्स ओवर, नहीं, इट्स गोइंग टू बी मल्टी लेयर्ड फिनोमेना, ठीक है। तो डिसोल्यूशन के बारे में 2 चीजें मैंने अभी बोली, क्या बोली,
बल्क से पुल करता है, यानी लैटिस को ब्रेक किया, धीरे धीरे ब्रेक करेगा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बोली, इट्स गोइंग टू बी सराउंडेड ऑल टुगेदर बाय डाइपोल्स। तीसरी चीज बोली, ये डाइपोल्स की सराउंडिंग जो होती है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मल्टी लेयर्ड प्रोसेस, नॉट अ सिंगल लेयर्ड प्रोसेस। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, नहीं ना? कैन आई मूव अहेड? नो सर, नो डाउट। और इसमें लिखोगे क्या? लिखो, लेकिन लिखोगे क्या? ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो। यस सर। Na plus and Cl minus are coming out of the bulb. This means the it's breaking of lattice. Breaking of lattice. Lattice breaking के लिए क्या चाहिए? Lattice energy चाहिए, ठीक है। So this energy has to be supplied, तभी ये ब्रेक करके बाहर निकलेंगे। और दो और चीजें क्या हो रही है यहाँ पर? Na plus and Cl minus are being solvated, being solvated। solvated का मतलब क्या है? ये जो सराउंडिंग क्रिएट किया हमारे डाइपोल ने, this surrounding, this layer formation of dipoles of the solvent around the sodium ion or chlorine ion is known as solvation, ठीक है। जो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, हेलो,